आज पता है क्या हुआ? सवेरे सवेरे मैं, यशवंत जी, आशीष जी, आलोक जी, हम सब फटाफट फटाफट तैयार हुए और हम निकले थे हमारे नए स्टूडियो के लिए। ओह वाह। उसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट यू। और पता है आज ना उस चीज का इनॉग्रेशन हो रहा था हमारे स्टूडियो का। एंड लाइक इनॉग्रेशन आज किसके हाथों से हो रहा है आपको पता है? आज चीफ गेस्ट टुडे इज कीर्ति जी मौर्य। वेलकम कीर्ति जी। नमस्ते। थैंक यू सो मच। आपको पता है आपके हाथ से आज रिबन कटिंग हो रही है हमारी। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के एक नई जर्नी में मैं आप लोगों के शुरुआती मोमेंट में आपके साथ हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज सेड कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमने वही चीज का मतलब अंदर लिए वो चीज, और वी हैव स्टार्टेड विद आवर होम इटसेल्फ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। वेलकम कीर्ति जी। आप थैंक यू सो मच। आपके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपका नाम है मिसेस कीर्ति आशीष मौर्य। आप मुंबई में रहते हो, राइट? जी हाँ। कीर्ति जी, मुझे आपके बारे में आई एम लाइक टोटली ब्लैंक। जी आई जस्ट वांट टू नो कि दिस टुडेज एपिसोड इज ओनली एंड ओनली अबाउट यू, नो वन एल्स। यस जी। ओके। हम आपके बचपन से जाएंगे। आपका बचपन कैसा रहा? आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाची, जो भी थे, हम जी जी थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। और तो तो थैंक यू। मेरी जो आज की पर्सनैलिटी है, मैं ये कहूंगी कि मेरे बचपन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर रहा है। क्योंकि मेरी जो जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है, मुझे जहाँ से बचपन मुझे याद आता है, तो मेरे फादर हमेशा एक बहुत ही सिंपल लिविंग पर्सन थे। और उनको एक गांव वाले बैकग्राउंड से आए थे। तो खेती उनके जैसे एक ना खून में जैसे होता है वैसे थी। तो शहर में हम लोग आए, हम लोग एकदम हमारी अपब्रिंगिंग शहरी माहौल में हुई। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मिट्टी से, पेड़ पौधों से जुड़े रहे मेरे फादर की वजह से। उन्हें छोटी सी भी जगह मिलती थी तो वो वहां पर गार्डनिंग करते थे, और भगवान की दया से हम लोगों को एक गवर्नमेंट गवर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे बीएचईएल बोला जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो वहां पर क्या होता है, जो वहां की खुद की टाउनशिप थी, और वो उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज टाउनशिप थी कि आपके घर के आगे किचन गार्डनिंग और उसके लिए काफी स्पेस था। तो मेरे फादर वहां पर इतना अच्छा, उनके हाथों में एक वो होता है ना, ग्रीन थंब जिसे बोलते हैं। तो वो कुछ भी उनके हाथों से होता था वो बहुत बहुत अच्छा ग्रो होता था। तो एक टाइम था कि हम लोग अपने किचन गार्डन के सामने खड़े होके सोचते थे कि आज क्या बनाना है। तो वो गार्डन से ही हम लोग हार्वेस्ट करके तुरंत डेली के डेली हमारे यहाँ वो चीज होती थी। और मेरे फादर को वो चीज ना शेयरिंग भी बहुत पसंद थी। तो जब ज्यादा हो जाता था, क्योंकि जैसे करेला हमारे यहाँ उगा है, आप डेली नहीं खा सकते हो, लेकिन हार्वेस्ट वो डेली हो रहा है। तो मतलब हम लोग बांटते भी बहुत थे। तो वो चीज मेरे फादर ने हम लोग को शेयरिंग और जो एक नेचर से जो कनेक्ट था वो वहां से बहुत आया। और मिट्टी में हम लोग जितना खेले हैं, मतलब कभी उसके लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ता था कि हम कितने घंटे मिट्टी में खेलते थे। तो मिट्टी से एक बहुत अच्छा कनेक्ट था। और एक जो मुझे बचपन की बात याद आती है, हम तीन सिस्टर हैं। मैं बीच की हूँ, मेरे से एक बड़ी सिस्टर है और एक मेरे से छोटी सिस्टर है। तो उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ जहां पर घर में एक बेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो हम्म। मेरे फादर को कई लोग कहते थे, अरे तीन बेटियां हैं, एक बेटा हो जाता ना तो अच्छा हो जाता। लेकिन मैंने हमेशा अपनी अपब्रिंगिंग में ये फील किया कि कभी भी मेरे फादर ने इस चीज का कभी भी रेग्रेट नहीं हम लोगों को होने दिया कि नहीं मेरे को तीन बेटियां हैं। मतलब हम लोगों की स्कूलिंग पढ़ाई या जो भी मतलब होता है ना कि कपड़े लत्ते वगैरह के भी बहुत अच्छे से एकदम हम लोग रहे हैं। इवन गांव में भी जाते थे तो हम लोग एकदम वीआईपी की तरह से ट्रीट होते थे कि शहर से बच्चे आए हैं तो इन लोगों को सुविधाओं की कोई दिक्कत ना हो। तो बचपन मेरा इतना खूबसूरत बीता, बहुत ही अच्छा।
और मेरे फादर की, जैसे मैंने बताया कि पूरा गांव से कनेक्टेड था, तो मेरे जो ताऊजी थे उनकी पूरी फैमिली गांव में ही रहती थी। तो जब तक हमारी दादी थी तो हमने चक्की चलाते हुए उन्हें देखा है। तो हम लोग जब गांव जाते थे, यस, तो वो अपने हाथों से दाल बना के देना, गुड़ बना के देना, मतलब ये सब चीजें हम लोगों ने बिल्कुल हैंडमेड जो होती हैं, वो चीज हम लोगों ने एकदम शुद्ध वो खाई है। तो इस कीर्ति वजह जी, से मेरा किस गांव से हो आप? कहाँ? गांव का नाम ही नहीं बताया अभी तक। अयोध्या के पास है, क्योंकि ऐसे लोगों को करमपुर गांव नाम है हमारा, लेकिन ये अच्छा। अगर हम लोग जगह का थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें तो अयोध्या के पास है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ओके। करमपुर यूपी में है। वहां का एक बहुत इंटीरियर्स में, मतलब हम लोग 13-14 किलोमीटर वॉक करके हम लोगों को जाना होता था स्टेशन से। उस टाइम इतनी ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, तो बहुत इंटीरियर में गांव था। तो अनटच्ड होने की वजह से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वो वैसी देखी हैं जो एक कहते हैं ना रूरल इंडिया जैसा लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने रियल रूरल इंडिया देखा है और जिया है। वाह। कीर्ति जी, आपकी आई वुड से स्कूलिंग पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि मेरे फादर बीएचएल में थे, तो हम लोगों की जो भी स्कूलिंग थी वो टाउनशिप ऐसा था कि वहां पर मेडिकल और स्कूलिंग सब बीएचएल गवर्न स्कूल, बीएचएल गवर्न मेडिकल, सब कुछ वहां पर उनका बीएचएल ऑथराइज साथ था। तो वहां पर हम लोगों की स्कूलिंग भी मेरी हरिद्वार मतलब बीएचएल में ही हुई, वहीं के स्कूल्स में। और मैंने ग्रेजुएशन बीएससी वहीं से की, हरिद्वार से ही। और बीएचएल एक ऐसी जगह थी हरिद्वार में कि सबसे जो कहना चाहिए कि प्रोग्रेसिव कम्युनिटी जो वहाँ के लोगों की थी, वो बीएचएल में लोग रहते थे। तो वहाँ का मुझे माहौल बहुत ही अच्छा मिला। वहाँ के जो आसपास के लोगों का एक होता है ना एजुकेशन से रिलेटेड, कैसे आपको आगे ग्रो करना है, तो वो सारे उसका बहुत फर्क पड़ा। मतलब आप एक आई वुड से एक प्रीमियम जगह से आपकी पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छी जगह से बिल्कुल पढ़ाई हुई बिल्कुल है। बिल्कुल। जी जी जी। आपने बीएससी क्या किया मैम? मैंने बीएससी, प्लेन बीएससी था मेरा, बायोकेमिस्ट्री और मैथ, सॉरी फिजिक्स। और उसके बाद फिर मेरा रुझान ये था कि मैं कंप्यूटर्स में जाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने पीजीडीसीए किया, और वहीं से मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था। तो कैंपस सिलेक्शन में उषा ब्रेको नाम की एक कंपनी है, जो रोपवे कंपनी है हरिद्वार में ही। तो वहां पर एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पे मैंने शादी से पहले जॉब किया, 4 साल। और उसके बाद फिर मुझे एजुकेशन सेक्टर में, बीएचएल के एजुकेशन सेक्टर में कुछ मैनेजमेंट विंग में काम करने का मौका मिला। तो उसके बाद मैंने वहां बीएचएल में भी काम किया कुछ महीने। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद फिर मैं लखनऊ आ गई। तो अभी अभी तो आप मुंबई में हो ना, राइट? जी जी लखनऊ? बिल्कुल बिल्कुल। तो यू सेड लखनऊ में लखनऊ। ऐसा था कि मेरे हस्बैंड फोटोग्राफी और ये वीडियोग्राफी वगैरह इनकी सर्विसेज देते थे। तो इनको ऐसा लगता था कि हमारा जो जो काम है वो मुंबई में उनको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इस थॉट से फिर हम लोग शादी के 1.5-2 साल के बाद हम लोगों ने मन बनाया कि हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर मैंने हस्बैंड को पूरा मैंने कहा कि आपको जो सपोर्ट मेरे एंड से चाहिए वो मैं आपको पूरा दूंगी। और हम लोग फिर शादी के 2 साल बाद हम लोग यहाँ पर मुंबई शिफ्ट हो गए। उस टाइम मेरी बेटी 2.5 साल की थी, हाँ नहीं, हाँ 2.5-3 साल के बाद हम लोग शिफ्ट हुए थे। हम लोगों ने लेकिन मुंबई आना 2 साल पहले शुरू कर दिया था, मतलब ये देख रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग वहां एडजस्ट करेंगे। लेकिन 2.5 साल पर मैं मेरी बेटी के साथ हम लोग फैमिली सहित यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और फिर यहाँ से मेरी खुद की भी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड जो अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे तो वो तो कर ही रहे थे, साथ में मुझे था कि मुझे भी सपोर्ट करना है। तो क्योंकि मैंने पीजीडीएससी किया हुआ था, कंप्यूटर किया हुआ था, तो यहाँ पर मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग में मैं जॉब ढूंढ रही थी, और वहाँ बाई चांस मुझे
एक महीने के अंदर ही यहाँ जॉब मिल गई, और उसके बाद तो फिर जॉब का सिलसिला आज तक चल ही रहा है। मतलब आप यहाँ पर जब मुंबई शिफ्ट हुए तब से यू आर वर्किंग? यस। ओके। आपको कितने बच्चे हैं मैम? मेरे को दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी तो हम लोग जब मुंबई आए थे तो वो 2.5 साल की थी। फिर उसके 5 इयर्स मतलब वो का गैप है दोनों के बीच में। तो फिर छोटी बेटी आई हमारी दुनिया में। वो मुंबई में ही पैदा हुई थी। सॉरी, मैं तो वो उसके पहले का पूछना भूल गई। आशीष जी का पदार्पण कैसे हुआ लाइफ में? ये बहुत एक क्योंकि वर्किंग जब आप होते हैं तो बहुत सारी माइंड में एक ना आपके पिक्चर होती है कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो कैसा होगा। तो हमेशा मेरे अंदर ये था कि जो है वो सच होना चाहिए। मतलब हम झूठ के आधार पे कोई रिलेशन ना बनाए। तो जब इन मतलब हम लोग भी बहुत सारे रिश्ते देख चुके थे, और जैसा मुझे इनसे जानने को मिला कि ये भी बहुत सारे रिश्ते देख चुके थे और रिजेक्ट हो गए थे, तो हम उस प्रोसेस से निकल ही रहे थे। और एक होता है ना एक टाइम के बाद कि ठीक है अब ये हो गया, इसके बाद अब और ज्यादा देखेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो इस माइंडसेट से हम दोनों आपस में मिले। और एक बहुत अच्छी स्टोरी थी कि इनका जो प्रोफाइल था उससे मुझे ये लगा इन लोगों के फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो मुझे ये था कि एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि लड़का अच्छा कर रहा है तो लड़की वालों से कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो फिर वो देख के मेरे माइंड में आया कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी, और मेरे फादर की भाई हम 3 बेटियां हैं और तीनों का उनको देखना है, उसके बाद अपने लिए भी अरेंजमेंट देखना है। तो मेरे माइंड में था कि वो चीज कहीं पर भी मेरे फादर सफर ना करें। तो जब वो मुझे मिलने के लिए आए तो अ, हम लोगों को जब अलग से बिठाया गया तो मेरा एक यही सेंटेंस था कि अगर आप कुछ पैसों के मामले में कुछ अगर आप सोच रहे हैं तो वो यहाँ पर होगा नहीं। अगर वैसा कुछ है तो आप उस हिसाब से ही सोचिए कि यहाँ नहीं हो पाएगा। हाउ बोल्ड! तो वो चीज इनको बहुत अच्छी लगी कि मतलब आप पहले ही ऐसी कैसी चीज बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं हो सकता है तो हम नहीं करेंगे। तो इनको वो मेरा वो एक स्टेप बहुत अच्छा लगा कि आपने एकदम क्लियरली बोला, और उस पे ही इनकी हाँ हो गई। और फिर इन्होंने मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि जब भी लड़के वाले देखने आते थे तो लड़की क्या करती है, उसको क्या क्या काम आता है, वो सब चीजें बताते हैं। लेकिन ये मुझे ये बता रहे थे कि इनका खुद का शेड्यूल कैसा है, ये कैसे काम करते हैं। मतलब ये मुझे खुद को जानने का भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। वो चीज मुझे अच्छी लगी। और कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, कुछ बातें इनको अच्छी लगी, और बस हो गया। शादी और होने के बाद जो है आपका सफर कैसा रहा? बच्चे वगैरह, हाउ 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 हैज इट बीन अप टिल नाउ? मैं ये कहूंगी कि मेरे ख्याल से ये फेज ना हर लड़की के जीवन में आता है, क्योंकि माँ बाप के घर में आपको काम का एक चाहे आता भी हो। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ आता था, कुकिंग से लेकर घर का सारा काम आता था। लेकिन एक होता है ना कि आप वहाँ अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन मन है तो किया, नहीं है तो भाई पेरेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ जब मैं आई तो थोड़ा सा एक मैं मतलब मेरे अंदर एक ये चीज थी कि मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, मेरा हाथ बहुत स्लो चलता है। तो यहाँ के पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पर हो गई, तो मैं काम से ही ऐसा लगता था कि ना मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ, मेरे मेरी स्पीड नहीं है। और एक काम जब तक मैं खत्म करती हूँ फिर दूसरा काम करने की बारी आ जाती है। तो शुरुआत के दिनों में वो चीज मेरे को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि आपको उतना काम करने की आदत भी नहीं होती है, और उस तरह से हैंडल करने की भी आदत नहीं होती। पेरेंट्स आपको बताते हैं कि बेटा ये कर लो, ये नहीं करो, इतना होगा वैसा होगा। कोई गड़बड़ हो गई तो वो लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन वो चीज मुझे इतना फायदा भी हुआ उन सब चीजों का, क्योंकि जब हम लोग 2 2.5 साल के बाद ही मुंबई शिफ्ट हुए तो उस चीज ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि कोई भी काम होता था तो मैं इंडिपेंडेंटली सीखने समझने लगी। टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आने लगा, जॉब के साथ उन सब चीजों को मैनेज करने लगी।
फिर बेटी की देखभाल है, वो सारी चीजें उसके लिए, मतलब अपने लिए टिफिन बनाना है। बच्चे, मैं ऑफिस जाऊंगी तो पीछे से बच्चा क्या खाएगा, उसके लिए टिफिन बनाना है, उसकी जो चीजें दिन भर में उसको जरूरत है वो सारी चीजें अरेंज करना। तो वो सारी चीजें मुझे, वहां जाके उसने मुझे बहुत हेल्प किया। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के दिनों में जब तक वो चीजें मैं कर सीख नहीं पा रही थी, नहीं मैनेज कर पा रही थी, तो वो मेरे लिए हार्ड टाइम भी था, क्योंकि एकदम से वो आदत नहीं होती है। तो वैसा था, लेकिन उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज की। तो अब मुझे काम से डर नहीं लगता है, पहले बहुत डर लगता था। सच बात है ये। मैम, बीइंग अ मदर, बच्चों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर मदर, बीइंग मदर, मैं मदरहुड ये कैसा है? कहूंगी कि मेरी लाइफ जो सबसे ज्यादा किसी ने अगर चेंज की, तो वो मेरे बच्चे हैं। क्योंकि मैंने मेरे बच्चों से बहुत कुछ सीखा। एक चीज मैं और कहूंगी कि मेरे बचपन में ऐसा कुछ होता था कि जब कभी भी मेरे चाइल्डहुड में मेरे साथ कुछ भी निगेटिव होता था, निगेटिव इन द सेंस कि कई बार होता है ना कि पेरेंट्स से किसी बात पे डांट पड़ गई, या आप अपने पेरेंट्स से कोई बात कहना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आपको भाई बहनों की बुरी लग जाती है। तो वो चीजों से ना हमेशा मेरे दिमाग में आता था ना कि ये जो चीजें मेरे साथ हो रही है ना, इन चीजों को मैं ध्यान रखूंगी कि ये मैं ना रिपीट करूं। ये पता नहीं क्यों, मतलब बचपन से ही ये चीज मेरे अंदर थी कि ये जो चीजें मेरे साथ गलत हो रही है ना, ये मैं कभी अ, दोबारा मैं ये गलतियां नहीं करूंगी जब मेरे साथ ये सिचुएशन आएगी। तो इस थॉट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया ना कि शादी के टाइम मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं थोड़ा काम करने में, घर के काम करने में बहुत स्लो थी। उसकी वजह से मेरी बड़ी डॉटर ने बहुत सफर किया, क्योंकि मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता था। तो जब हम लोग मुंबई आए और मुझे जॉब के साथ बच्चे भी मैनेज करना, वो धीरे धीरे मैंने सीखा। और फिर कुछ सालों बाद मेरी छोटी बेटी आ गई। तो मेरी छोटी बेटी ना, मतलब मेरे छोटे से भी, मतलब मैं जैसे जरा सी भी एग्रेसिव हो गई, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, और बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना है। होते हैं बच्चे जिद्दी हो जाते हैं कि मुझे, मेरा मन नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसे मनाऊं समझाऊं। तो वो ना बहुत जल्दी डर जाती थी। और जैसे वो डरती थी तो मुझे लगता था कि मैं इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई कि मेरा बच्चा मुझसे ही डर रहा है। वो चीज, वो क्वेश्चंस ने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया। धीरे धीरे मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू किया कि मेरे बच्चे मेरे से किसी भी पॉइंट पे डरे नहीं। मेरे बच्चे किसी भी पॉइंट पे ऐसा ना हो कि मेरे से कुछ शेयरिंग ना करें, या मैं उनकी कोई पॉइंट समझ ना पाऊं। वो छोटी बेटी के आने से बहुत बड़ा एक चेंज आया, और मैंने वो चीज देखी कि जैसे जैसे मैंने अपनी चीजें करेक्शन करनी शुरू की, मेरी बड़ी बेटी अपने आप ही इतनी सपोर्टिव हो गई। उसकी चीजों में मैं खुद इन्वॉल्व होने लगी, तो वो मेरे लिए इतना, मतलब अब मेरे को तो एक टाइम पे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे एज ए मदर मेरी केयर करती है, कि मम्मी ऑफिस जाती है, मम्मी को टाइम नहीं है, तो मैं ये पीछे से चीजें खुद की कर लेती हूँ। मतलब खुद का ही काम वो इतना अच्छे से करने लगी थी। कभी मुझे होमवर्क नहीं करवाना पड़ता था कि मम्मी आएंगे उनको टाइम नहीं मिलेगा। खुद की सेल्फ स्टडी, खुद की चीजों को मैनेज करना, संभालना, वो चीजें, मतलब मैंने धीरे धीरे इतना महसूस किया कि मैं अपने में करेक्शन कर रही थी, और मेरे बच्चे उतना ही मुझसे कनेक्ट हो रहे थे। वो चीजें मुझ में जो चेंज आ रहे थे, वो वो चीजों ने मुझे बहुत चेंज किया। और मुझे एक ऐसा, एक टाइम के बाद तो एक मुझे एक ऐसी डिवाइन फीलिंग आने लगी कि जैसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये बात जो कही जाती है। अगर आप एक बच्चे को अच्छे से समझने की कोशिश कर लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। तो मेरी जो पर्सनैलिटी, आज मैं जो भी चीज समझती हूँ बच्चों को लेकर, वो वो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मेरी बड़ी बेटी के बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, हमेशा मैंने बस ये कहा, बेटा आप जैसे हो मेरे लिए, आप
मतलब इससे बेस्ट और मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ, संस्कार एक तरफ, और आप जिस तरह से केयरिंग हो सबके लेकर, मतलब मेरी सास मेरे साथ रहती है, मैं उनकी इतनी केयर नहीं कर पाती, लेकिन मेरे बच्चे बहुत सेंसिटिव है उनको लेकर, कि दादी को कोई दिक्कत है या कुछ है, वो चीज मुझे अच्छी लगती है कि मेरे बच्चे इतने इतने सेंसिटिविटी उनके अंदर है कि किसी के पेन को वो समझ पाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, तो वो चीज मेरे बच्चों से मैंने ज्यादा सीखी, और उस वजह से मैंने ये देखा, मेरी बेटी बड़ी वाली के 96% टेंथ में आए, और मैं कहूंगी मेरा 0% इन्वॉल्वमेंट था उसकी पढ़ाई में। जो किया उसने, वो उसकी खुद की मेहनत, या उसने जहाँ वो पढ़ती थी उनके टीचर्स की मेहनत होगी। मेरा बस एक ये सपोर्ट था कि बेटा आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। तो इवन दो उसने इतना अच्छा स्कोर किया, तो वे मेरे लिए बहुत अच्छी, बड़ी अचीवमेंट थी। वाह। और छोटी वाली बेटी भी मतलब वो पढ़ाई से थोड़ा हटके है, लेकिन उसके अंदर म्यूजिक का बहुत शौक है, म्यूजिक की समझ बहुत अच्छी है। तो हमने उसको उस तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। तो आज मैं देखती हूँ वो भी मेरे प्रति जितना सपोर्टिव है, दोनों बहनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, परिवार के प्रति उन लोगों की जो एक व्यवहार है, बड़ों से कैसे बात करना है, कहीं पर जाते हैं तो कैसे लोगों के बीच में इन्वॉल्व होना है, तो वो चीज मुझे बहुत टच करती है कि ये चीज मैंने सिखाई नहीं, लेकिन ये चीज मेरे बच्चे खुद महसूस करते हैं। क्योंकि पढ़ाई एक अलग तो है, लेकिन आपका जो व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, वो एक बहुत जरूरी है कि आपको लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ जुड़ना आना चाहिए। तो वो चीज मैंने मेरे बच्चों में मैंने महसूस किया कि वो बहुत अच्छे से आ पाई। जबकि मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट में महसूस करती हूँ कि मैं जॉब की वजह से, एक होता है ना, एक वर्किंग वुमेन के साथ हमेशा एक गिल्ट रहता है कि वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाती हैं जितना उन्हें देना चाहिए। लेकिन इवन दो अगर आपके बच्चे इस व्यवहार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और शायद बच्चे पेरेंट्स को ही देख के सीखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो मेरे बच्चों को देख के मैंने सीखा है। योर किड्स, उन्होंने एक नई मम्मी को जन्म दिया, मैं तो बोलूंगी। बिल्कुल, सही बात तो यही है कि एक बिल्कुल नई माँ बाहर निकल के आई, और वो उनके बिना पॉसिबल नहीं था। सो नाइस। मैम, ये जो आपाधापी रही हुई होगी आपकी कि घर भी संभालना, ऑफिस भी संभालना, ऑफिस ऑफिस भी संभालना अपने आप में एक बड़ा टास्क रहा होगा। बिल्कुल। हाउ हैव यू मैनेज्ड एवरीथिंग सिंस अ, इयर्स, आई थिंक बहुत साल हो गए होंगे आपको ये करते करते। शुरुआत के दिनों में जब मैं यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई थी, तो मेरी जॉब उस टाइम, हम लोग बोरीवली में रहते थे और मेरी जॉब गोरेगांव में थी। तो हम लोगों को ऐसे था कि सुबह मैं 8:30 बजे निकल जाती थी, और मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता था ऑफिस पहुंचने में। और शाम को 6 बजे छुट्टी होती थी, तो मैं 8:30 बजे घर पहुंचती थी। ओ बाप। तो और उस टाइम ये था कि मैं कहूंगी कि फैमिली सपोर्ट के बिना हम चाहे कितने भी खुद को क्रेडिट दे दें कि हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बिना फैमिली सपोर्ट के किसी का भी बाहर काम करना, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड भी काम कर रहा है तो बिना वाइफ के सपोर्ट के नहीं काम कर सकता है, और वाइफ भी अगर काम कर रही है तो बिना फैमिली सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि इसमें मेरे मैनेजमेंट के साथ मेरे हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट, मेरे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत मतलब उन लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से मैं काम कर पाई। जो हिस्सा मैं छोड़ जाती थी, तो पीछे से मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे खुद करते थे। एक टाइम था कि मेरी जो छोटी बड़ी वाली डॉटर है, मैं ऑफिस से आती थी तो उस टाइम मैं रात को खुद से मैं कपड़े धोती थी। तो मैं खाना वाना करके किचन समेट के उसके बाद मैं कपड़े धोती थी, क्योंकि सब लोगों का खाना वगैरह टाइमली हो जाए, जिससे वो जिसको सोना है वो सो जाए, फिर मैं रात को कपड़े धोती थी। मेरी बड़ी डॉटर की मम्मी, मैं आपके साथ कपड़े धुलवाऊंगी, वो उसमें कुछ नहीं करती थी, पानी के साथ खेलना ही उसका एक शौक था। लेकिन जितनी देर मैं जागती थी,
वो मेरे साथ जाग के हम लोग जब कपड़े फैला लेते थे, फिर हम दोनों एक साथ सोते थे। वो मेरे से कहानियां सुनती थी, और कहानी भी मैं आधी अधूरी सुना सुना के सो जाती थी, और वो भी मेरे साथ सोती थी। तो वो मोमेंट आज भी वो भी याद करती है, हम लोगों की वो मेमोरीज हैं एक, कि अरे देखो हम लोगों ने वैसा भी टाइम स्पेंड किया है। तो वो बहुत इमोशनल है। सो स्वीट। कितनी मतलब आपने ना उसको कितना अच्छे से, मैं बोलूंगी आपने अपनी लाइफ जी है जैसे। बिल्कुल, मतलब मैं ये कहूंगी कि अम, बच्चों के साथ ना, मेरे बच्चों ने भी मेरे पास जितना टाइम मिला उन्होंने इन्वॉल्व होने की कोशिश की, और जितना मैं टाइम दे पाई, तो वो हम लोगों ने बहुत फुल फुल ऑन एंजॉय किया। वो मोमेंट्स आज भी हम लोगों को मतलब कई बार लगता है कि अरे वो कैसे हम लोगों ने दिन बिताए, और वो बहुत अच्छे थे। कीर्ति जी, पहले का टाइम और अभी का आपको क्या लगता है, आपकी लाइफ में और आजू बाजू की सोसाइटी में आपको कोई, आपके आसपास में, पड़ोस में, फ्रेंड्स में कोई चेंजेस? बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं अगर हम लोग देखें ना। तो जैसे मैं गांव से कनेक्टेड थी, तो हमेशा मैंने एक गांव से कनेक्शन हमेशा उस चीज को रखा। जैसे कि मेरे हस्बैंड का गांव था, तो मैं अपने गांव से जैसे शादी के बाद थोड़ा दूर हो गई, तो हमेशा मैंने चाहा कि मेरे हस्बैंड गांव जाते हैं तो हम लोग भी जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं। तो वहां पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक शादी में गए थे। तो शादी में जिस परिवार में हम लोग गए थे, तो उनके यहाँ 2-3 दिन पहले रिश्तेदार आ रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा सब लोगों को नहीं पहचानती थी। सब लोग बिल्कुल आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे आपसे कितने सालों से वो जानते हैं, और घर के कामों में भी वो इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे कि मानो जैसे उनके खुद का घर हो। मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई झिझक नहीं कि ये हमारा काम नहीं है, हम गेस्ट हैं। वो चीज गांव की जो मैं बॉन्डिंग देखती हूँ, वो शहर में कहीं ना कहीं मिसिंग है। मतलब हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो हम लोग सब चीज रेडीमेड मंगवा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ भी करेंगे तो उसके लिए या तो हमें खुद लगना पड़ेगा, या बाहर से करवाना इजी रहेगा। तो गांव में वो चीजें आज तक ऐसी होती नहीं है। आपको शादियों में भी 3-4 दिन के जितने भी गेस्ट है, घर में खाना बन रहा है, और घर के मेंबर ही नहीं, आस पड़ोस के रिश्तेदारी के जितने लोग होते हैं, सब लोग वो उसमें आके ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे उनके खुद का घर का खाना बन रहा है। और कोई आटा गूंथ रहा है, कोई सब्जी काटना शुरू कर दिया। फिर रिवाजों में भी ऐसा होता है कि कुछ कौन कौन से रीति रिवाज हैं, तो सब एक दूसरे को बताते हैं कि अरे यहाँ ये छूट गया है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। हम लोग ये महसूस करते थे कि गांव में सब कुछ मैनुअली होता है, उसके बावजूद भी ना इतना फ्री टाइम बचता था काम करने के बावजूद। इतना टाइम फ्री बचता था कि हमें समझ नहीं आता कि गांव में टाइम बीत क्यों नहीं रहा है, हम लोग गप्पे ही मार रहे हैं। लेकिन शहरों में ज्यादा चीजें आउटसोर्स की जाती हैं, इवन दो आपका टाइम कहाँ चला जाता है किसी इवेंट के अरेंजमेंट में ही पता ही नहीं चलता। तो वो चीज मेरे को बहुत लगता है कि शहरों में वो चीज मिसिंग हो रही है। हम पड़ोसी को नहीं पहचान पाते हैं कई बार। बहुत एक ऊपरी रिलेशंस रहते हैं कि हम लोग खास इवेंट्स पे या खास उस चीज पे मिलते हैं, लेकिन इनवाइट करने पे ही कोई किसी के घर पे आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो वो चीजें शहरों में एक मिसिंग है, कनेक्शन, कनेक्टेड नहीं है लोग। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से अबाउट योरसेल्फ और योर लाइफ, कीर्ति? मेरी लाइफ बहुत अभी तक तो मैं कहूंगी कि हर दिन कुछ ना कुछ नया फेज आ रहा है, और हर दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और कुछ नया सीख रही हूँ। जहां मुझे लगता है कि अब शायद अब ये पूरा हो गया है, लेकिन फिर कुछ नया ऐसा आ जाता है कि जहां मुझे लगता है कि मैं कुछ और नया सीख सकती हूँ। तो एक नई लर्निंग, एक नई जर्नी पे भी हम लोग अभी कुछ दिनों में जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने गांव से तो अपना कनेक्शन बताया ही है, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक गांव के सेटअप में जाकर रहेंगे अपनी बाकी की लाइफ। और उसके लिए अपनी बेटी की भी मैं होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दी है। तो वो भी गांव के ही माहौल में पढ़ेगी, वहीं पर फार्मिंग सीखेगी।
या गांव में जिस तरह की भी कम्युनिटी होती है उसमें वो रहना सीखेगी, और साथ में हम लोग भी एक ग्रामीण जीवन जीने के तरफ अग्रसर है। बहुत ही अलग बात सुनी मैंने, बहुत जी। अच्छा लग रहा है। क्योंकि बहुत लोग गांव छोड़ के अ, शहर आ शहर जाता है, की तरफ आ आते हैं, जाते जी हैं। जी। हाँ। और आप पहले पर्सन हो जो बोल रहे हो मुझे कि हम शहर छोड़ के वापस गांव जाना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि शहरों में ना कहते हैं ना, मिट्टी से आप कनेक्शन टूट जा गया है। और जब तक आप मिट्टी से कनेक्टेड नहीं होते हो ना, अगर देखिए नेचर, हम लोग जब नेचर की बात करते हैं, नेचर में आज तक कोई भी चीज इम्परफेक्ट नहीं है। मतलब सनराइज, कुछ इधर कोई भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सनराइज होगा तो होगा ही, सनसेट होगा तो होना ही है। उसका जो टाइम है, जो उसका शेड्यूल है, और वो मौसम के हिसाब से भी चीजें आ रही हैं और जा रही हैं। हम उसमें कहीं भी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये चीज निगेटिव है या ये पॉजिटिव है। हर चीज नेचर में इतनी परफेक्ट है। फूल खिल रहे हैं, उसका एक पर्पस है। पत्तियां आ रही हैं, पौधे बन रहे हैं, फल आ रहा है, फल में बीज है, बीज से फिर एक नया पौधा बन रहा है। रोजाना सुबह सनराइज होता है, फिर धूप होती है, धूप की अलग इम्पोर्टेंस है, रात की अलग इम्पोर्टेंस है। हम लोग चांद को देख के अपने नक्षत्रों की गणना करते हैं। नक्षत्र तारों को देख के, मतलब हर एक आप छोटी सी छोटी चीज को ना नेचर में इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो इतने, लेकिन पुराने जमाने में एक चीज कहा जाता था कि लोग ना पेड़ों को देखकर, बादलों को देखकर ना मौसम बता देते थे कि इस साल इतनी बारिश होगी, इस साल इतनी नहीं होगी। आज भी जो जानवर है, कोई खतरा होता है तो ऐसे बोलते हैं कि जानवरों को पता चल जाए। वो सेंसिटिविटी हम लोगों में भी थी, लेकिन हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे मेरे को लगता है कि हमारी लाइफ में वापस आना चाहिए। तो जब हम किसी को कहेंगे, उससे पहले वो हमारी लाइफ में आए। तो वो एक खोज है जिसकी तलाश में हम लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आई थिंक इट विल बी मोर हीलिंग ऑल्सो। पूरा एक अपने बेस से जुड़ना जैसे होगा वैसे कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं, थोड़ा मैंने नेचर के बारे में जब पढ़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि जिनको भी डिप्रेशन होता है, उनको सबसे पहले कहा जाता है कि आप गार्डनिंग कीजिए। वो एक हीलिंग थेरेपी की तरह से काम करता है। और बहुत लोग कहते हैं कि सुबह की जो धूप होती है, आपको विटामिन डी जो मिलता है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन एक ऊर्जा जो होती है आपके अंदर की, वो आपको उस टाइम फील होती है। आप जब मिट्टी पे चलते हो नंगे पैर, वो एक अलग हीलिंग होती है। हर एक मोमेंट जो आप नेचर के साथ स्पेंड करते हो, वो एक अलग लेवल की हीलिंग होती है। और पहले जो मतलब हम लोग, मैंने एक बहुत अच्छा किसी से रील्स में ही, आजकल तो रील्स बहुत लोग उस पे बनाते हैं, तो भगवान के लिए कहा जाता है ये जो पंच तत्व होते हैं, भगवान को पंच तत्वों से जोड़ा जाता है। तो पंच तत्व कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इनसे एक कनेक्शन बना पाए या उस कनेक्शन को महसूस कर पाए, तो बहुत तरह की हीलिंग वहां से हमें मिल जाती मुझे तो लगता है मैं आपसे सुन रही हूँ वही हीलिंग हो जा रही है हमारी। सो नाइस कीर्ति जी आपसे। पहले तो आपका बचपन, उसने आपको इतना इम्पैक्ट किया है कि अभी तक आप वापस से जहां से आए थे वही वापस जाने की सोच रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अ, मैं आपकी वो मिस पढ़ाई। करती हूँ, मैं वो बहुत मिस करती हूँ। मतलब हम लोगों के फादर जब किचन गार्डनिंग में पानी लगाते थे, तो हम लोग ना मिट्टी के ऐसे घर बनाते थे, उसमें क्यारियां बनाते थे। वो हमारे लिए एक खेल होता था। और वो जब पानी उस पे जब आता था, तब तक वो पूरा बह जाता था। तो डेली हम लोगों के लिए एक एक्टिविटी होती थी कि जब भी पापा पानी लगाएंगे तो वो मिट्टी हल्की सी गीली हो जाती है, तो हाँ, हम उसमें ऐसे मिट्टी के घर बनाते थे। मैं तो सिर्फ आप जो बोल रहे हो वही इमेजिन कर करके ही खुश हो जा रही हूँ। तो आपके लिए तो कितना वो मतलब बहुत, आई थिंक ये बहुत। सारी चीजें यादगार रही होगी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और
एक और चीज मुझे आपकी बातों से समझा कि किड्स प्ले लॉट ऑफ बिग लाइक बिग रोल इन योर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, जिस तरह से आपने और बताया। बहुत बड़ा। हम मतलब हम लोग कहते हैं कि भगवान, बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान के एक फरिश्ता जैसे होता है बच्चा, वैसे होता है। लेकिन हम लोग इस सेंटेंस को ना कभी भी एक उसका रियल मीनिंग समझ नहीं पाते। अगर हम लोग अपने जीवन को बच्चे के अनुरूप चलाना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। बच्चा हमारे जीवन में आया है तो वो हमें ये बताने आया है कि कहाँ आपकी कमी रह गई है, आपको किन किन क्षेत्रों में अपने ऊपर काम करना है। तो जहां जहां आप उस चीज को फील कर पाओ और आप अपने अंदर बदलाव ला पाओ, तो बहुत बड़े चेंजेस बच्चे आपके जीवन में मतलब ला सकते हैं। सही, बहुत बहुत बढ़िया। और आपकी बातों में ना मतलब ऐसे कोई छुपा हुआ कुछ नहीं लगा। वेरी मच क्लैरिटी, एकदम पूरा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है पूरा, आप जो भी बोल रहे हो वो। जी जी। थैंक यू कीर्ति जी। आई आशीष जी, यशवंत जी और आलोक जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप बात कर सकते हो अभी। हाय कीर्ति, क्या हाल चाल। बस बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज, बिकॉज बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता थी, खास तौर से कीर्ति के बैकग्राउंड के बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट एस्पेक्ट ऑफ हर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और यस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू एडवेंचर दैट यू आर गोइंग टू टेक अप वेरी सून। हम आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे। नहीं, फॉर श्योर, फॉर श्योर। हम तो घर वाले हैं, हम कहाँ जा रहे बिल्कुल, इसीलिए। हैं। श्योर श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। भैया, यशवंत जी, यू वुड लाइक टू से समथिंग? नहीं, बहुत अच्छा लगा सुन के कि जो आपने जैसा ये बोला कि जो हम जहाँ से आए हैं, बिल्कुल ज़्यादा लोग क्या होता है कि गांव से शहर के ओर ही आते हैं। बहुत सारे, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो जो जहाँ से आए वहाँ पे फिर जुड़ना चाहते हैं। इवन बिल्कुल आजकल तो हम देखेंगे तो इवन इससे भी आगे जाएंगे तो जो बाहर फॉरेन में या कुछ दूसरे कंट्रीज में सीखने जाते हैं तो वो वहीं का रहना पसंद करते हैं। इवन वो अपनी मिट्टी को भी भूल जाते हैं। ये तो बिल्कुल। जहाँ से आए वो रूट का जो है वहाँ पे ही वापस जाना चाहते हैं। वो जान के बहुत ही बढ़िया लगा। और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग में जो मिट्टी में जो नेचर से कनेक्ट होके हम लोग ने जब भी क्या बोलते हैं ना कि सब कुछ हम लोग नेचर के साथ में किया हुआ है, मिट्टी में हम लोग खेल के बड़े हुए हैं। तो जो बोलते हैं जी। ना कि बीमारियां जो कुछ भी अब बहुत कम है हमारे पास में, जैसे कंपैरेटिवली अभी का जो जनरेशन चल रहा है जिनको मिट्टी को टच ही नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या है, पेड़ पौधों को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, टच नहीं किया है। सिर्फ वो बहुत कम टाइम के लिए कहाँ बीच पे घूमने जाते हैं, एक दो दिन के लिए हार्डली जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तो ये बेस जो है हमारा, जो पंच तत्व कीर्ति में हमने बोला, तो बहुत हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो। हम उससे अगर जड़ से जुड़े रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा सेहत रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल। या मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी इसी बात को लेकर कि मेरे बचपन में मेरे फादर ने, जिस साल मेरा जन्म हुआ था उसी साल एक वही बीएचएल के ही घरों में एक कॉर्नर पे एक नीम का पेड़ लगाया था। तो हम लोग जब थोड़ा बड़े हुए तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये ना आपके जिस साल जन्म हुआ था ये पेड़ उतना ही पुराना है जितना आप जितने साल के हो। तो उसको ना मैं एक एक जैसे फैमिली मेंबर होता है ना वैसा कनेक्शन में फील करने लगी थी उसके साथ, कि ये तो मेरा ना सिबलिंग है, क्योंकि ये मेरे साथ ही जिस साल मैं पैदा हुई थी उसी साल ये भी आया था। तो कभी भी मेरे घर में किसी के साथ भी मेरा झगड़ा होता था या भाई बहनों में जैसे होता है, तो मैं सारी शिकायतें मैं उस नीम के पेड़ को बोलती थी। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने ये कहा कि आपके नीम के पेड़ की वजह से ना हमारे घरों में सर्दियों में धूप नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसकी हमारे साइड जितनी डालियां आ रही है ना वो कटवा देते हैं। वो मुझे याद है कि जिस साल वो डालियां कटवाई गई थी उस पेड़ को कितना पेन हो रहा होगा, ये सोच के उस दिन हम लोगों के घर में खाना नहीं बना था। इसलिए नहीं
कि मम्मी को बनाना नहीं था, इसलिए कि हम तीनों ही इतना ज्यादा, मतलब जितनी देर कटता रहा उतनी देर तो हम रोते ही रहे। उसके बाद हमारे घर में ऐसा माहौल था कि जैसे किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है ना, हम लोग इतने शोक में थे। और मेरे फादर ने उस चीज के रेस्पेक्ट में, कि बच्चे इतने सेंसिटिव है उस पेड़ को लेकर, तो हमारे घर में वो दिन ऐसा किया था कि हम लोगों के घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला। तो वो मेरे फादर हम लोगों को, मतलब कभी भी उस चीज के लिए मेरे फादर ने कभी रिएक्शंस देने के बजाय उस चीज को अप्रिशिएट किया कि हम लोग उतने कनेक्टेड हैं। तो वो इंसिडेंट मुझे एक याद आता है कि ऐसा हमारे लाइफ में हुआ था। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है विद द नेचर। बहुत strong। यस। आशीष जी, यू वुड लाइक टू से समथिंग? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं ब्लेस्ड सोल हूँ इनके साथ कनेक्ट होने के लिए। और इनके अंदर एबिलिटी है लोगों में नेचर से कनेक्ट करने की। मैं भी काफी हाई एंड ड्राई था when it comes to respect nature and think about it। इनको फॉलो करते करते वो शायद सेंसिटिविटी मेरे अंदर भी घर कर गई, और जो शायद मेरा रूट से कनेक्ट रहने का जो एटीट्यूड था वो हम लोग का कॉमन एटीट्यूड निकला। और फाइनली हम लोग एक बड़े मेजर टर्निंग पॉइंट पे हैं, जैसा कीर्ति जी ने जिक्र किया। और ये जर्नी है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि जैसे एक लाइफ में हम कई लाइफ का आनंद उठा रहे हैं। तो शुरुआत हमने वहां से की जहां हमने जन्म लिया, और फिर ये विस्थापित होके मेरे साथ आई। फिर हमने वो जगह छोड़ी, आज हम बॉम्बे में हैं। और फाइनली अब हम एक नया डेस्टिनेशन, नई खोज, नए लोगों के साथ मिलना, उनके साथ उठना बैठना हंसना बोलना करने के लिए ओपन है। और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं पूरी कहते हैं ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट से। सो ये मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ हूं, तो जर्नी और अच्छी और सुगम रहेगी। और बाकी इनकी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मुंबई में भी आया, जो इनकी गार्डनिंग की हैबिट की वजह से सोसाइटी में कुछ एपिसोड हुआ था। बेहतर है कि यही बताएंगे तो शायद ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इनकी बहुत बड़ी घटना है। ओके। एक्चुअली क्या था कि हम लोग जिस घर में थे वहां पर एक विंडो ग्रिल थी, 1-1.5 फुट की। तो वहां पर मैं गार्डनिंग करती थी। तो गार्डनिंग करते हुए फिर वहां पर पूरी बिल्डिंग का रिनोवेशन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप गमले हटा दीजिए, क्योंकि रिनोवेशन होगा तो यहाँ पर टूट फूट होगी, आपको ये हटाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने वो सारे गमले बिल्डिंग के जो नीचे कॉमन कंपाउंड होता है वहां पर रख दिए। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैंने ये महसूस किया कि कंस्ट्रक्शन का सामान वहां पर, सीमेंट ये वो की वजह से वो बहुत ही ज्यादा उनपे कभी डस्ट आ रही है, कभी ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है, कभी कोई गमला गिर जा रहा है। तो वहां पर प्रॉपर उनको उनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और वो बहुत इग्नोर्ड भी थे, क्योंकि कभी सामान रखा हुआ है, सरिया रखा हुआ है, कभी ईंटें रखी हुई है, तो वहां पर चीजें उनको मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मुझे उनकी हालत देख कर ना बिल्कुल बेचैनी हो रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा छत खाली है और छत ओपन रहती थी उस टाइम पर। तो वो मैंने उसको छत पर सारे एक एक गमले ले जाने शुरू कर दिए। फिर मुझे लगा कि मैं अपने ही गमले क्यों ले जाऊं, वहां पर तो औरों के भी गमले हैं, पेड़ पौधे तो वो भी हैं, उनको भी कष्ट हो रहा है। तो मतलब मुझे वहां पर जितने भी कंपाउंड में जितने लोगों ने भी अपने घर से गमले रखे थे, मैंने एक एक करके सारे मैं छत पे ले गई। और लगभग 40-45 गमले वहां पर हो गए थे। और रोज आना, उनको पानी देना और उनकी देखभाल करना, वो मैं करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि कोई और नहीं देख रहा है, तो फिर मैंने उसमें सब्जियां उगानी शुरू की। धनिया, बैगन, मेथी, पालक, काफी सारी चीजें मैंने उगा ली। और उसके लिए फिर घर में भी मैं सोचती थी कि अभी इतने सारे गमले हैं,
40-45 गमले हैं, खाद भी चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, अपने घर का जो किचन वेस्ट होता है उसको मैं कंपोस्ट करने लगी और वही उन्हीं गमलों में करने लगी। तो धीरे धीरे उससे खाद भी बनने लगी, वो सारा एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब जब उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई तो क्योंकि वो ओपन छत थी, तो सब लोग, कभी कोई फ्रूट तोड़ के ले जा रहा था, कभी कोई कुछ ले जा रहा था। तो खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम प्लांट्स तो जिंदा है, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर हमें एक नोटिस आया कि आपको ये गमले हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो टेनेंट को अलाउड नहीं है। हम लोग वहां पर रेंट पे रहते थे, तो उन्होंने कहा ये टेनेंट को अलाउड नहीं है। मैंने कहा मुझे इसकी कोई फ्रूटिंग चाहिए नहीं, लेकिन ये बस पौधे रहें और इसमें कुछ ना कुछ उगता रहे, बस मुझे इतना चाहिए। अगर आपको लेना है तो ये मैं सोसाइटी के साथ मिलके काम कर लूंगी, आप बस मुझे परमिशन दे दीजिए। बहुत तरह से मैंने कई सारी मीटिंग्स, कई सारे लेटर वगैरह देने की कोशिश की, सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग माने नहीं और उन्होंने कहा कि ये गमले आपको यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे। और क्योंकि 40-45 हो गए थे, तो मेरे गार्डन में भी 6 गमलों से ज्यादा की जगह नहीं थी। तो फिर हमने किसी से बात की और जिनके मतलब बोरीवली में रो हाउसेस होंगे ना, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये गमले आप ले लीजिए तो अ, मतलब एटलीस्ट पौधे जिंदा रह जाएं। तो वो उनको गमले पहुंचाए गए, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि हम ऑलरेडी कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं और यहाँ पर प्लांट्स के प्रति इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि हम लोग थोड़ी सी जगह उनके लिए एक लगा लें। मतलब बात टेनेंट और एक ओनर की होनी ही नहीं चाहिए, अगर मिलके कम्युनिटी कुछ काम करे तो उतनी तो सेंसिटिविटी लोगों की होनी चाहिए। तो फिर मैंने मन बनाया कि मैं लोगों में अवेयरनेस का काम करूंगी। मुझे ये लगा था कि शायद उनको उस चीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जानकारी पहले लोगों तक पहुंचाऊंगी, अवेयरनेस करूंगी। और मैंने धीरे धीरे उस पर स्टडी करना शुरू किया कि कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और 1 या 1.5 साल के बाद मैंने पहला, हर सोसाइटी में जाकर हम लोग बातचीत करते थे कि हम लोग इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो वेस्ट है उसी से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आपको जीरो बजट कैसे गार्डनिंग करनी है, वो सारी चीजों पे मैं काम करने लगी। काम करते 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 मतलब मुझे ये हो गया कि अब एक जुनून सा हो गया। और आज के डेट में मेरे को तब से मेरे को 10-11-15 साल हो गए हैं कि मैंने अपने घर का तो एक भी जो किचन वेस्ट है वो मैं बाहर नहीं फेंकती। जितना भी मेरा रिसाइकलिंग जो हो सकता है, वो सारा वेस्ट मेरा रिसाइकलर्स को जाता है। और रिसाइकलिंग में भी ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में जब मैंने रिसाइकलिंग शुरू की, तो उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर कोई रिसाइकलर है कि नहीं है। तो मैंने पहले पता किया कि ये रैक पिकर्स कहाँ पर रहते हैं, ये लोग कैसे करते हैं, रिसाइकलिंग कैसे होती है। तो हमारे ही घर के पास में एक स्लम था जहां पर रैक पिकर्स रहते थे, और वो लोगों के यहाँ से गाड़ियां पूरे सेग्रीगेट होके जाती थी। तो मैं उनके यहाँ अपना रिसाइकलिंग का हफ्ते में, 15 दिन में, जितने दिन में भी मेरा हो जाता था, तो मैं उनके यहाँ घर पे दे के आती थी। और इस तरह से मैंने एक ये एनजीओ कह लीजिए, या बस मेरी एक सोशल अवेयरनेस की एक एक्टिविटी मेरी स्टार्ट हो गई। और अभी तक मैं अवेयरनेस उस पे करती हूँ, सेशंस लेती हूँ। लेकिन वो जर्नी मेरी आज तक अवेयरनेस के लिए करती है। और मुझे ये लगता है अगर मेरे एक सेशन में एक व्यक्ति भी अगर ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है, तो मेरी जो मेहनत है वो सफल है, मेरे को फल उसने दे दिया। क्योंकि एक व्यक्ति एक एक से ही, जैसे होता है ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो एक एक से ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। एक दिन में पूरी सोसाइटी तो आप चेंज करने का बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक व्यक्ति को भी चेंज कर पाते हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रेट कीर्ति जी, मतलब आपका तो मैं बोलूंगी पूरा 360 डिग्री पूरा you're वर्किंग, you're अ गुड मदर। मम्मी का रोल भी बहुत अच्छे से, घर को संभालना, उसके साथ में बेसिक जो है ना आपका नेचर से लगाव, वो कहीं नहीं छूटा है। और आप जिस तरह से बात कर रहे हो, आप खुद तो कर भी रहे हो, लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, सेशंस भी ले रहे हो।
क्योंकि मेरा ये मानना था कि आप जब धरती पे आते हो तो धरती आपको जिस तरह की मिली होती है, आप जब छोड़ के जाओ ना तो उससे बेहतर कुछ हो पाए आपसे, तो आप सार्थक हैं। अदरवाइज आप उसके ऊपर बोझ बन के आए और बोझ बन के ही चले गए। तो मैं इस धरती पर जो मेरा ऋण है, वो मैं बोझ बना के नहीं, मैं कुछ मतलब मेरी कोशिश है, मैं कितना दे पा रही हूँ वो तो मुझे नहीं पता, कि मेरी कोशिश है कि मैं जितना कर पाऊं इस धरती पर तो वो मैं करके जाऊं। वाह, आई गॉट नो वर्ड्स एट ऑल। बहुत बढ़िया। कीर्ति जी, शायद हमारे लिए भी आज एक लर्निंग है आपसे मिलना, आपकी बातें सुनना, आपकी लाइफ के बारे में। मतलब यू आर नॉट जस्ट, यू आर, आई वुड से, वॉकिंग द टॉक। आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, आप वो कर रहे हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक थैंक यू।